Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I am going to explain sentence completion set 4. So, students, join fast. Class is going to be very important. So, join fast and keep learning with me. The very first question is: She shouted that she dash attention. इस प्रश्न का आप सभी जवाब दें. She shouted that she dash attention. Option A may attract, B could attract, C should attract and D might attract. अब आप यहां देख रहे हैं कि that के पहले पास्ट टेंस का यूज किया गया है. तो जब that के पहले पास्ट है तो that के बाद भी पास्ट ही होगा. और एक दूसरी बात कि यहां आया हुआ that ताकि के अर्थ में आया है और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मॉडल एक्सुलियरी वर्ब ताकि के अर्थ में यूज हुआ दैट या सो दैट यूज हुआ हो या सो दैट यूज हुआ हो. इनके बाद जो भी पार्ट आता है उसमें मे या माइट का ही प्रयोग होता है. अब ऑप्शन में मे भी है, माइट भी है, लेकिन आंसर डी होगा. इसलिए क्योंकि पहले वाला पार्ट पास्ट में है और यदि पहले वाला पार्ट पास्ट में है तो बाद वाला पार्ट भी पास्ट में ही होगा. तो जी, आप सभी का आंसर डी होगा. आप सभी कंटिन्यू आंसर देते चलें. इसका ट्रिक जो है वो मैं लिख देता हूं. जिन्हें नहीं मालूम है वो अपना कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करेंगे. यदि एक पार्ट पहले दिया गया हो, एक क्लॉज पहले दे दिया गया हो और इसके बाद सो दैट या दैट आया हो, सो दैट या दैट आया हो, तो निश्चित है कि इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वह सब्जेक्ट प्रेजेंट में मे लेगा और पास्ट में माइट लेगा. और आप जानते हैं कि इनके बाद V1 आता है. बाद में क्या है देखने की भी ज़रूरत नहीं. सो दैट और दैट इन दोनों का हिंदी मीनिंग होगा ताकि. और इसी ट्रिक से, इसी कॉन्सेप्ट से 1 का आंसर होगा डी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. आप सभी आंसर दें. अ गुड प्रेसिस शुड नॉट डैश 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज. आप सभी आंसर दें. अ गुड प्रेसिस शुड नॉट डैश 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज. A exceed more than, B more than, C exceed and D have been more than. अब आप जानते हैं, मैं अब आपको आंसर बता रहा हूं, आप सभी अपना आंसर दे दिए. एक्सीड का मतलब होता है बी मोर देन. एक्सीड का हिंदी होता है से अधिक होना. एक्सीड का हिंदी होता है से अधिक होना और बी मोर देन का हिंदी भी होता है से अधिक होना. तो अब दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड होंगे, इसलिए आप एक्सीड के साथ मोर देन का यूज नहीं कर सकते हैं. कॉमन एरर के अंतर्गत भी दिया जाता है. कभी भी एक्सीड के साथ मोर देन दिखाई पड़े तो आप हटाएं मोर देन को, केवल एक्सीड रहने दें. अब हम केवल मोर देन भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर शुड नॉट मॉडल एक्सुलियरी वर्ब है. तो यहां हमें वर्ब ही देना है, फिक्स्ड है, प्रिंसिपल वर्ब देना है. हम वो भी नहीं दे सकते. हैव बीन मोर देन हो सकता था, लेकिन इससे बेहतर आंसर होगा सी कि अ गुड प्रीसिस शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज. एक अच्छा प्रीसिस दिए हुए पैसेज का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए. तो हैव बीन की भी यहां जरूरत नहीं है. आंसर बेस्ट है सी. नाउ it is 3 here and the question is my son is dash to cough and cold. सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील. यह वर्ड पर आधारित क्वेश्चन है. संवेदनशील होता है. सिंपैथेटिक मीन्स होता है
सहानुभूतिपूर्ण। स्टीडफास्ट मीन्स होता है अडिग, और प्रोटेक्टेड मीन्स होता है सुरक्षित। सुरक्षित। अब प्रोटेक्टेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा अगेंस्ट लगता है, यहाँ टू लगा हुआ है इसलिए नहीं देंगे। स्टीडफास्ट के बाद हमेशा टू लगता है, सिंपैथेटिक के बाद भी हमेशा टू लगता है, और सेंसिटिव के बाद भी हमेशा टू लगता है, यानी डी आंसर हो ही नहीं सकता। डी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास 3 ही बचता है। तो मेरा बेटा कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम खांसी के प्रति संवेदनशील है, यही अर्थ होगा। यानी सर्दी खांसी के समय में उसे बार बार सर्दी खांसी होती रहती है। ऐसे वाक्यों में आप सेंसिटिव का प्रयोग करें, जो कि सेंस का एडजेक्टिव है। जब हम सेंस का एडजेक्टिव बनाते हैं तो वह सेंसिटिव होता है और सेंसलेस होता है। नाउ इट इज 4 हियर एंड द क्वेश्चन इज अ गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन। यह प्रश्न इडियोमेटिक है और जंप टू द कंक्लूजन होता है। जंप टू द कंक्लूजन यानी बिना सोचे विचारे निष्कर्ष निकालना। बिना सोचे विचारे निष्कर्ष निकालना। तो जब इडियोमेटिक प्रश्न आपके सामने हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रश्न आपके सामने हो, तो वहाँ आपका लॉजिक कम काम करता है। अगर आपने याद किया है तो आप बना सकते हैं, याद नहीं किया है तो नहीं बनता है। सामान्य कॉन्सेप्ट से, सामान्य लॉजिक से आप ऐसे प्रश्नों को नहीं बना सकते। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कहे जाते हैं, तो याद करें जंप टू द कंक्लूजन यानी 4 का आंसर ए होगा। नाउ it is 5 here and the question is we dash troubles on our borders। हम अपने borders पर ट्रबल को डैश कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट शब्द है, कॉम्प्लीमेंट नाउन का काम करता है जिसका अर्थ होता है पूरक। अब यहाँ वी जो है सब्जेक्ट है, ये सब टेक्निक आप यूज करें तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब देना होगा, यानी हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। कॉम्प्रीहेंड वर्ब है, कॉम्प्रीहेंड का अर्थ होता है समझना, समझना। कोर्स वर्ब है, इसका अर्थ होता है बाध्य करना, मजबूर करना या विवश करना। एप्रीहेंड वर्ब है, एप्रीहेंड आशंका होना, इसी से नाउन एप्रीहेंशन बनता है, आशंका। अब एप्रीहेंड का दूसरा अर्थ गिरफ्तार करना भी होता है। एप्रीहेंड का दूसरा अर्थ गिरफ्तार करना भी होता है, और तीसरा अर्थ समझना भी होता है। बहुत अर्थों में आप एप्रीहेंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें आशंका है बॉर्डर पर परेशानियों की, यानी जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं इनमें डी ही बेस्ट है जी। इसी तरह से आप सभी कमेंट करते रहें। नाउ इट इज 6 हियर एंड द क्वेश्चन इज अराउंड द हेड ऑफ द रनिंग मैन देयर वाज अ डैश ऑफ बीज। कोई मैन है जो रन कर रहा है और उस समय उसके चारों तरफ, उसके हेड के चारों तरफ देयर वाज अ डैश ऑफ बीज, यानी जब वो व्यक्ति दौड़ रहा था तो उसके दौड़ने के दौरान उसके सिर के चारों तरफ, अराउंड द हेड प्रेपोजिशन का प्रयोग, चारों तरफ ए डैश ऑफ बीज था, यानी मधुमक्खियों का डैश था। यह प्रश्न कलेक्टिव नाउन से हुआ। ऑप्शन ए में स्वार्म है, बी में फ्लॉक है, सी में फ्लीट है और डी में क्राउड है जी। तो आपका आंसर ए ही होगा, क्योंकि ए स्वार्म ऑफ बीज या ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स या ए स्वार्म ऑफ एंट्स, इनका प्रयोग आप करते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप का यूज होता है, ए लगा लेंगे आप। ए फ्लॉक ऑफ शीप होता है
ए फ्लीट ऑफ कार्स होता है और ए क्राउड ऑफ पीपुल होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन फिक्स्ड होते हैं। मैं अपनी किताब में दे चुका हूँ इसे, वोकैबुलरी किताब में बहुत सारा मैंने कलेक्टिव फ्रेज दे दिया है। आप वहाँ से कलेक्टिव नाउन का पेज निकाल करके याद कर सकते हैं, और जितना मैंने वहाँ दे दिया है उसी में से आता है, उसके बाहर से कभी नहीं आता। तो 6 का आंसर ए, और बाकी बी सी डी का भी पर्टिकुलर यूज है, और इन्हें आप याद कर जाएं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, and it is 7 here, and the question is some people dash from voting at the last election। कुछ लोग लास्ट इलेक्शन में वोटिंग करने से डैश किए, यानी पास्ट ही चाहिए, और मैं देख रहा हूँ सारे ऑप्शन पास्ट के हैं। तो डिक्लाइन, मैं V1 का अर्थ लिख रहा हूँ। डिक्लाइन मीन्स होता है अस्वीकार करना, ये भी वर्ड पर आधारित क्वेश्चन है। मैं V1 का अर्थ लिख रहा हूँ। एब्सटेन मीन्स होता है परहेज करना, यानी उस चीज को न करना, उसमें संलिप्त नहीं होना, परहेज करना। रेफ्यूज इनकार करना, रेफ्यूज इनकार करना, और डिनाई मना करना या खंडन करना, मना करना या खंडन करना। अब मुझे सोचना है कि क्या आंसर हो सके। तो डिक्लाइन के बाद फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ फ्रॉम फिक्स्ड है, इसके अनुसार हमें शब्द का चयन करना है। एब्सटेन के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है। रेफ्यूज और डिनाई, इनके बाद भी फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है। एक मात्र बी है जो अपने साथ फ्रॉम लेता है। यह लॉजिक भी बहुत जल्द बनाने में काफ़ी मदद करता है, इस पर ध्यान देंगे। ब्लैंक के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिया गया हो तो आप यह खोज लें कि वह किसके साथ यूज होगा, और वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने अगला 8, यू मस्ट गेट डैश ऑफ सच सिचुएशन बाय हुक और बाय क्रुक। अब यहाँ एक बाय हुक और बाय क्रुक आपको फ्रेज मिला, और इसका हिंदी होता है चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे जैसे भी हो या चाहे जिस तरीके से भी हो के लिए आप बाय हुक और बाय क्रुक का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट गेट डैश ऑफ सच सिचुएशन, आपको ऐसी परिस्थितियों से अवश्य ही डैश कर लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो गेट एंट्री ऑफ, गेट लॉस्ट ऑफ, गेट कैच ऑफ, गेट रीड ऑफ। तो गेट रीड ऑफ का प्रयोग होता है छुटकारा पाने के अर्थ में। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ याद करें, फ्रेज है, अर्थ होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। केवल गेट लॉस्ट भी होता है, उसके बाद ऑफ नहीं लगता। गेट लॉस्ट, दूर हो जाओ, जब किसी को फटकार लगाते हैं वहाँ कहते हैं दूर हो जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, वहाँ गेट लॉस्ट का प्रयोग होता है। गेट लॉस्ट, दूर हो जाओ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। It is 9 here and the question is what do you dash from this passage। इस तरह का प्रश्न जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होंगे तब भी आपको मिलेगा। What do you dash from this passage, इस पैसेज से आप क्या डैश करते हैं। एल्यूड, कई बार ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लाइव क्लास में इस शब्द पर चर्चा हुई है। एल्यूड अपने आप में वर्ब है, इसका अर्थ होता है बच निकलना, आंख बचाकर भाग जाना या भाग जाना, बच निकलना। इन्फर, अनुमान लगाना, इन्फर। इम्पेल, प्रेरित करना, खास तौर पर नेगेटिव सेंस में, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, दबाव बनाना। अप्लाई, लागू करना या आवेदन देना। अब देखना है कि मैं क्या दूं। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज होता है। कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें भी एक प्रश्न इस तरह का रहता है, इस पैसेज से आप क्या अनुमान लगाते हैं, यानी जब आपने पैसेज पढ़ा तो आपका निष्कर्ष क्या निकला,
ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, याद करें। इन्फर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, इन्फर फ्रॉम। मूव टू द नेक्स्ट, इट इज 10 हियर एंड द क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली डैश द ड्यूटीज ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सावधानी पूर्वक सरकारी अधिकारी के कर्तव्यों का डैश करता है, एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी किसी चीज़ को शो के रूप में सामने प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना कहलाता है। एग्जिबिट का जब आप नाउन बनाते हैं तो एग्जिबिशन हो जाता है प्रदर्शनी। डेलिनिएट मीन्स होता है व्याख्या करना या वर्णन करना, विस्तृत रूप से बताना, डेलिनिएट। डिस्कस के बाद भूलकर आप अबाउट का प्रयोग न करें, और डिस्क्राइब के बाद भी भूलकर आप अबाउट का प्रयोग न करें, ये दोनों बिल्कुल ही गलत हैं। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ आप कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिलर के अंतर्गत आप एरर भी सीख रहे हैं। डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट दे करके परीक्षाओं में हमेशा एरर दिया जाता है। तो प्रश्न आपके सामने, द कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली डैश द ड्यूटीज ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिसर, तो डेलिनिएट होगा, यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के क्या कर्तव्य हैं, इनका बड़े सावधानी पूर्वक हमारे संविधान में वर्णन है। तो 10 का आंसर बी होगा। देखिए कितने लॉजिकल प्रश्न है, ये सभी ग्रामेटिकल भी हैं, वर्ड पर आधारित भी हैं और कॉन्सेप्चुअल भी हैं। ओके, इट इज 11 हियर एंड द क्वेश्चन इज यू शुड डैश सम टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। ए बी सी डी चारों शब्द फ्रेजल वर्ब हैं, इन्हें याद करना होता है। सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना या खोलना, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोई व्यवसाय, ये सब स्थापित करना, खोलना, इसमें हम सेटअप का प्रयोग करते हैं। सेट अपार्ट एक तरफ कर लेना किसी विशेष उद्देश्य के लिए, एक तरफ करना, एक ओर करना जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस हो। सेट एसाइड का अर्थ होता है रद्द करना, सेट एसाइड मीन्स रिजेक्ट होता है, और इसी सेट एसाइड के साथ जब आप टाइम लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है बचाना। सेट एसाइड टाइम यानी समय बचाना, समय निकालना, इसलिए आपका आंसर सी होगा। सेट अपॉन धावा बोलना, आक्रमण करना, असॉल्ट और अटैक सेट अपॉन का आंसर हो जाता है, का हिंदी हो जाता है। तो यहाँ आंसर 11 का सी होगा। सेट असाइड टाइम का अर्थ होता है समय निकालना, समय बचाना, यानी आपको प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। नाउ इट इज 12 हियर एंड द क्वेश्चन इज द राजपूत्स आर फेम्ड फॉर देयर डैश इन द बैटल, यानी राजपूत लोग, द राजपूत्स प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आया हुआ यूज कि किसी भी टाइटल, किसी भी कास्ट के पहले द लगा दें और उसका प्लुरल बना दें तो उनके पूरे कम्युनिटी का बोध होने लगता है। जैसे द राजपूत्स यानी राजपूत लोग, द यादवाज यानी यादव लोग, द मिश्राज यानी मिश्रा लोग, द सिंग्स यानी सिंह लोग, ऐसे भी आप लिखते हैं। टाइटल का और कास्ट का दोनों में आप इस प्रयोग को पाते हैं। तो क्वेश्चन है द राजपूत्स आर फेम्ड फॉर, यानी राजपूतों को प्रसिद्धि मिली है, वे फेम्ड हैं यानी वे प्रसिद्ध हैं इस चीज़ के लिए, क्या, इन द बैटल, फॉर देयर डैश इन द बैटल, यानी युद्ध में उनके पास क्या होता है जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। तो प्रवेश, प्रवेश मीन्स होता है कुशलता, प्रवेश मीन्स होता है कुशलता, प्रवेश मीन्स होता है प्रवीणता, निपुणता, कौशल, कौशल भी कह सकते हैं। एक्सपर्ट विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। इंसिनुएशन यानी इशारा, संकेत, किसी चीज की ओर हम इशारा करते हैं परोक्ष रूप से, वो इंसिनुएशन होता है। वीराइल मीन्स होता है पौरुष। अब यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको कि चयन करने में क्या ध्यान दें। यहाँ देयर लगा है, एक डिटरमाइनर है यह, और एक बहुत बड़ा ट्रिक जो फिलर में काम करेगा हमेशा, जब आपको डिटरमाइनर मिल जाए
तो इसके बाद आप नाउन ही भरें। ये बहुत बड़ा ट्रिक है फिलर के लिए। डिटरमाइनर प्लस नाउन, डिटरमाइनर ए एंड द, दिस दैट दिस दोज माई आवर योर हिज हर देयर इट्स एंड सम मोर इतने महत्वपूर्ण हैं। तो स्पष्ट है कि नाउन ही चाहिए। एक्सपर्ट एजेक्टिव है, इसलिए यह आपका आंसर हो नहीं सकता। वीराइल एजेक्टिव है, जिसमें पौरुष शक्ति हो, जो वीर हो, उसे वीराइल कहते हैं। अब इसमें नाउन दो ही था, प्रोवेस और इंसिनुएशन। तो इंसिनुएशन एक तरह से संकेत को दर्शाता है और प्रोवेस जो है वो नाउन है, इंसिनुएशन भी नाउन है। संकेत का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वीरता के सेंस में, कुशलता प्रवीणता के सेंस में हम प्रोवेस का प्रयोग करेंगे, इसलिए 12 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने 13 है। ही स्पोक एज दो ही डैश अ मिलियनायर। ही स्पोक एज दो ही डैश अ मिलियनायर। तो यह एक ट्रिक पर है, सिंटैक्स के अंतर्गत, कंजंक्शन के अंतर्गत आप इस ट्रिक को सीखते हैं। अब टेंस में भी सीखते हैं आप इसे। अगर पहले वाला पार्ट प्रेजेंट में हो तो एज इफ या एज दो के बाद जो भी सब्जेक्ट आए उसमें आप दो चीज़ का यूज कर सकते हैं, या तो V2 का यूज़ करें या वर का, ज़रूरत के अनुसार देख करके। और इसका दूसरा ट्रिक होता है कि यदि पहला पार्ट पास्ट में है तो एज इफ या एज दो के बाद सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस के अंतर्गत यह स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। तो एज इफ या एज दो के बाद जो सब्जेक्ट आता है वह अपने बाद हैड का स्ट्रक्चर लेता है। यह हैड बीन में भी बदल सकता है, हैड भी रह सकता है और हैड भी हो सकता है। मॉडल वर्ब में वुड के प्रयोग में मैंने इसे डिटेल्ड में बताया है कि हैड कब होगा, हैड V3 कब होगा और हैड के बाद बीन कब होगा। तो यहाँ आप देखें ही डैश अ मिलियनायर। अब पहले देखें, यहाँ निर्णय लेना है, इसके पहले देखें स्पोक V2 है यानी पास्ट है। तो जब पास्ट है तो हैड का फॉर्म ही यूज करना है। यहाँ हैड का फॉर्म एक ही तो है, बीन, और बीन मिलियनायर के साथ बिल्कुल सुटेबल है। 13 का आंसर बी। नाउ it is 14 here and the question is I did nothing so please stop dash against me। मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मेरे विरुद्ध डैश करना आप कृपया बंद करें। तो I did nothing so please stop। स्टॉप के बाद हमेशा जेरंड आता है, यह ट्रिक याद रखें। स्टार्ट स्टॉप लाइक डिसलाइक ये सब मैं बताते रहता हूँ। स्टॉप के बाद हमेशा जेरंड। जो लोग लाइव क्लास में हमेशा जुड़ते हैं या मेरे अपलोडेड वीडियोस को देखते हैं उन्हें ग्रामर के बहुत से रूल ऐसे ही कंठस्थ हो जाते हैं। स्टार्ट स्टॉप लाइक डिसलाइक हिट डिटेस्ट ये सभी अपने बाद हमेशा जेरंड लेते हैं। खैर यहाँ सभी ऑप्शन ए बी सी और डी में जेरंड ही दिख रहे हैं, यानी इस ट्रिक से आपको यहाँ लाभ मिलने वाला नहीं है, बट कहीं ना कहीं यह जरूर कारगर होगा, आप इसे याद कर लेंगे। अब क्या यूज़ करें? कोई कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए आप मेरे विरुद्ध डैश करना बंद करें। अब देखना है प्रेपोजिशन अगेंस्ट, जो ट्रिक मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो चाइड अगेंस्ट नहीं होता है, ह्यूमिलिएट अगेंस्ट नहीं होता है, क्रिटिसाइज अगेंस्ट नहीं होता है, रेल अगेंस्ट होता है। यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन के नियम से ही यह प्रश्न बन गया। और रेल अगेंस्ट मीन्स होता है निंदा करना, भर्त्सना करना। रेल अगेंस्ट निंदा करना। आंसर होगा 14 का ए। वोकैब पर आधारित प्रश्न था यह। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। द ओल्ड लेडी मेड मेनी चैरिटेबल डैश। ए में अवार्ड्स, बी में बेनेडिक्शंस, सी में बेनेफैक्शंस और डी में बेनेफैक्टर्स। अब अवार्ड का हिंदी भी अवार्ड ही होता है, इनाम कह सकते हैं। बेनेडिक्शन मीन्स होता है आशीर्वाद, बेनेफैक्शन मीन्स होता है दान, और बेनेफैक्टर मीन्स होता है दानी, जो दान देता है। मेनी चैरिटेबल एजेक्टिव है, इसके बाद नाउन ही चाहिए।
अब नाउन में कैसा नाउन चाहिए, तो जो मेनी को ले सके, वह बहुत से चैरिटेबल डैश की है। अब चैरिटेबल क्या होता है भाई, तो चैरिटेबल बेनिफैक्शंस होता है, यानी वे दान जो किसी फंड इत्यादि को दिए जाते हैं, लोक कल्याण के लिए दिए जाते हैं, वे चैरिटेबल बेनिफैक्शन कहे जाते हैं। तो 15 का आंसर सी होगा। नाउ इट इज 16 हियर एंड द क्वेश्चन इज द ओल्ड लेडी ओ, it's a repeated question and we have already done it. I am sorry, it's my mistake. Okay, it is 17 now and the question is the government should dash some new methods to cope with the third wave of COVID-19. COVID-19 के तीसरे वेव से जूझने के लिए का सामना करना, जूझना, बराबरी करना, इसके लिए आप कोप विद का प्रयोग करें। कोप अपने साथ हमेशा विद लेता है। तो यहाँ सजेशन दिया जा रहा है सरकार को कि सरकार को कुछ नए मेथड्स डैश करने चाहिए, क्योंकि वे कोविड-19 का जो तीसरा वेव आने वाला है उसे जूझ सकें। तो इनैक्ट मीन्स होता है बनाना, यानी कानून बनाना। किसी और चीज़ को बनाने में आप इनैक्ट का प्रयोग न करें। इनैक्ट मीन्स कानून बनाना। इम्पोज मीन्स होता है थोप देना या लागू करना। थोप देना या लागू करना, इसका सिनोनिम क्लैंप होता है, कई बार पूछा जा चुका है इम्पोज। रेजॉर्ट मीन्स होता है सहारा लेना, सहारा लेना। रेजॉर्ट मीन्स होता है करना, इसका प्रयोग जैसे पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा, टीयर गैस का सहारा लेना पड़ा, ऐसे वाक्यों में हम रेजॉर्ट का प्रयोग करते हैं। द पुलिस हैड टू रेजॉर्ट टू लाठी चार्ज, द पुलिस हैड टू रेजॉर्ट टू टीयर गैस। डिवाइस है, डिवाइस मीन्स होता है अख्तियार करना, बनाना, तैयार करना, अख्तियार करना। अब जो मेथड्स हैं उनके लिए डिवाइस का ही प्रयोग होता है। दो शब्द है, एक डिवाइस होता है जिसका अर्थ होता है उपकरण, और ये डिवाइस है, ये वर्ब है, दोनों में अंतर जान लीजिए। यह डिवाइस नाउन है। तो डिवाइस ए मेथड होता है, डिवाइस अ न्यू मेथड होता है, यानी एक नया तरीका अख्तियार करना। तो याद करने की चीज़ है, जब भी नए तरीके को अख्तियार करने का सेंस हो तो आप ऑप्शन में डिवाइस ही खोजें। और मैं आपको निश्चिंत कर दूं कि ऑप्शन में ऐसे सेंस में डिवाइस रहेगा भी। आगे प्रश्न 18 आपके सामने, और इफ समवन इज सीकिंग डैश दैट विल रिजॉल्व ऑल हिज एलिमेंट्स, ही इज ट्राइंग फॉर एन इम्पॉसिबल टास्क। आप सभी आंसर दें। यदि कोई ऐसे चीज को खोज रहा है जो उसके सभी व्याधियों को हल कर देगा, तो ही इज ट्राइंग फॉर एन इम्पॉसिबल टास्क, तो वह किसी असंभव कार्य के लिए कोशिश कर रहा है। ए डायरेक्टिव मीन्स होता है फरमान, आदेश, फतवा। एंटीडोट मीन्स होता है विषहर, जो विष के असर को समाप्त कर दे उसे एंटीडोट कहते हैं। सोपोरिफिक पील्स, नींद लाने वाली गोलियां, सोपोरिफिक पील्स, नींद लाने वाली गोलियां। और एपेनेसिया, रामबाण। यह एक ऐसा प्रश्न है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका क्लियर करा रहा है। वह जो सभी व्याधियों का अंत कर दे उसे पेनेसिया कहते हैं, रामबाण कहते हैं। तो देखिए आप इसके अंतर्गत वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज 19 हियर एंड द क्वेश्चन इज, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स डैश वर्थ रीडिंग। अब हमें देखना है कि हम क्या दें। तो ऑप्शन ए में दैट आर है, आप सभी आंसर दें, आई एम वेटिंग। दैट आर है ए में, बी में दैट इज है, सी में व्हिच आर है, और डी में व्हिच इज है। सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि यहाँ जो हिज पोएम्स दिया गया है यह एंटीसीडेंट है। तो जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब
का चयन कर रहे हो तो आपका सारा फोकस एंटीसीडेंट पर होना चाहिए। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स। कॉमन रूल यही कहता है कि एंटीसीडेंट अगर प्लुरल है तो यहाँ आने वाला वर्ब प्लुरल होगा, लेकिन यहाँ एक और लॉजिक काम कर रहा है और मैं पढ़ाता हूँ सिंटैक्स के अंतर्गत कि यदि एंटीसीडेंट के पहले ओनली वन का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। यानी स्पष्ट है कि आपका आंसर सिंगुलर वर्ब वाला होगा, यानी ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब दैट इज या व्हिच इज, फिर फंसेंगे आप, कहेंगे दैट इज दें कि व्हिच इज दें, दोनों में इज है, तो मैं कहूँ कि आप दैट इज दें, क्योंकि यह भी एक रूल है कि यदि वनली आ गया, द वनली आ गया किसी एंटीसीडेंट के पहले तो दैट प्रेफरेबल होता है, और व्हिच तो छोड़ ही दिया जाना चाहिए, व्हिच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 19 के अंतर्गत आपने सीखा 19 का आंसर बी। ओके, इट इज 20 हियर एंड द क्वेश्चन इज द रीजनिंग इन दिस आर्टिकल इज सो डैश दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनीबडी कैन बी डिसीव्ड बाई इट। इस आर्टिकल में जो रीजनिंग दिया गया है, यानी जो तर्क की चीज़ दी गई है, वह इतनी डैश है कि हम समझ नहीं सकते हैं कि हाउ एनीबडी कैन बी डिसीव्ड बाय इट, कि इसके द्वारा कैसे किसी को धोखा दिया जा सकता है, किसी को ठगा जा सकता है। भाई जो चीज़ समझ में न आए लेकिन सामने हो, कुछ हो पर वो प्रकट रूप से न हो, वो स्पेसियस कहलाता है। स्पेसियस एडजेक्टिव है अपने आप में, अर्थ होता है कपटी, यानी जो समझ में न आए, देखने में तो अच्छा हो बट अंदर से वो कपटी हो, अंदर से उसमें धूर्तता छिपी हुई हो, उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को स्पेसियस कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसियस आंसर ही होगा। बाकी शब्दों पर भी मैं चर्चा कर दूं। स्पासस है, स्पासस मीन्स होता है लंबा चौड़ा, स्पासस मीन्स होता है काफ़ी जगह वाला। कमोडियस इसके बदले आप यूज कर सकते हैं, रूमी इसके बदले आप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, अब जब स्पष्ट ही होता, आंखों के सामने जो हो वो ऑब्वियस होता है तो समझ में तो आ जाता, लेकिन वो नहीं था, आंखों के सामने था परंतु प्रकट नहीं था, यानी वो छलिया था, कपटी था, तो स्पेसियस होगा। और परसेप्टिबल मीन्स होता है जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सके, हम कहें ग्राह्य, ग्राह्य जिसे हम परसीव कर सकें, दैट कैन बी परसिव्ड इज कॉल्ड परसेप्टिबल। दैट कैन बी परसिव्ड, याद करें, दैट कैन बी परसिव्ड इज कॉल्ड परसेप्टिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यह प्रश्न आ चुका है कई परीक्षाओं में। नाउ इट इज 21 एंड द क्वेश्चन इज सी स्पेंट डैश ऑन दिस कार। स्पेंट के बाद प्रेपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर हुआ भी है। सी स्पेंट डैश ऑन दिस कार, वह इस कार पर खर्च की कितना, 10 लाख रुपीज। ग्रामेटिकली गलत है, आप सभी आंसर दें। ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, आप सभी आंसर दें। 10 लाख रुपीज आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी दो नाउन एक साथ दिए गए हों तो पहले नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपीज और नन ऑफ द अबव। अब जब 10 लाख है तो रुपी नहीं होगा, रुपीज होगा, और आपका आंसर सी होगा। और नन ऑफ द अबव क्यों सोचे जब हमारे पास है तो, इसलिए 21 का आंसर सी। यहाँ रूल काम कर रहा है पहले वाक्य में, पहले ऑप्शन में, कि जब दो नाउन एक साथ दिया गया हो, दो नाउन एक साथ दिया गया हो तो पहले नाउन का प्लुरल न बनाएं। बी इसलिए गलत है क्योंकि 10 लाख 1 रुपया नहीं है, बहुत है, रुपीज होना चाहिए था, जो कि सी में मिला, इसलिए आंसर हुआ 21 का सी। जल्दी जल्दी में आंसर देंगे, ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे, ग्रामेटिकल है ये सभी। इट इज 22 एंड द क्वेश्चन इज लेट्स नाउ डैश एंड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ आवर सोसाइटी। आओ अपने डैश को आओ डैश करें और अपने सोसाइटी के, अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें, अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें। लेट्स नाउ डैश एंड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ आवर सोसाइटी। क्या दें, बर्री द हैचेट, मतलब होता है दुश्मनी,
समाप्त कर, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, दुश्मनी समाप्त कर, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बरी द हैचेट, क्वारल ओवर ट्रिफल्स यानी तुच्छ मुद्दों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, रिप अप द ओल्ड सोर्स, पुराने जख्मे को कुरेदना, पुराने जख्मों को कुरेदना, टू रिवाइव द ओल्ड क्वारल एंड फ्लॉग ए डेड हॉर्स, ये क्या हो गया, ये टाइप गलत हो गया, फ्लॉग ए डेड हॉर्स, निरर्थक प्रयास करना, अब घोड़ा जो मर चुका है उसके ऊपर बेंत गिराना, क्या फायदे का होगा वो, तो निरर्थक प्रयास करना, चाबुक मारना उस घोड़े पर जो डेड है, कोई फायदा नहीं होगा, जो एनर्जेटिक है, जो लाइव है, उस पर चाबुक मारेंगे तो सार्थक प्रयास कुछ आपका हो सकता है। तो अब क्या दिया जाए, ए बी सी डी चारों आपके सामने है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर ए ही होगा, क्योंकि इसमें एक प्रपोजल दिया जा रहा है। लेटेस्ट से प्रपोजल का बोध होता है। आओ अब अपनी दुश्मनी को समाप्त करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और समाज के उत्थान के लिए काम करें। तो 22 का आंसर ये होगा। आप यह प्रश्न प्रोवर्ब पर आधारित है, इसे आप याद करें, इडियम पर आधारित है। ओके, इट इज 23 हियर एंड द क्वेश्चन इज हर अपॉइंटमेंट में डैश सम न्यू लाइफ इनटू द कमिटी, यानी कोई कमिटी है जो डेड स्थिति में जा रही है। अब कहा जा रहा है कि उसकी नियुक्ति कुछ डैश ला सकती है, कुछ जीवन ला सकती है इस कमिटी के अंतर्गत, यानी जान भरने का काम कर सकती है। अब भरने का, जान भर देने का, तो इंक्रीज, जान कोई चीज़ नहीं है जिसे बढ़ा दिया जाए, आंसर ए नहीं होगा। इंश्योर मीन्स बीमित करना, बीमा कराना, आंसर सी नहीं होगा। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, हर अपॉइंटमेंट में इंश्योर, लाइफ को इंश्योर नहीं किया जाता है, संभावनाओं को इंश्योर किया जाता है, तो इंजेक्ट होगा। सेंस के आधार पर आंसर इंजेक्ट होगा। टू इंजेक्ट न्यू लाइफ का यहाँ मतलब है कि जोश भर देना, जान भर देना, जीवंत कर देना, जिंदा दिल बना देना, एक्टिव बना देना। तो 23 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 24 एंड द क्वेश्चन इज द फर्स्ट एक्सरसाइज वाज डैश इजियर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी पहला एक्सरसाइज जितना मैं उम्मीद किया था उससे आसान था। अब ब्लैंक के बाद कॉम्परेटिव डिग्री है, आप सभी जल्दी आंसर दे दें, बहुत ही सिंपल और ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। द फर्स्ट एक्सरसाइज वाज डैश इजियर देन आई एक्सपेक्टेड, तो द फर्स्ट एक्सरसाइज वाज मोर इजियर, डबल comparative cannot be used together and comparatively relatively cannot be followed by a comparative degree, तो आपका आंसर बी भी नहीं होगा। फेयरली के बाद कभी भी भूलकर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करें, फेयरली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एक मात्र है जो कि आपका आंसर होगा, वह है फार, क्योंकि फार और मच का प्रयोग बहुत अधिक या अधिक के अर्थ में कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, इसलिए 24 का आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होगा। नाउ इट इज 25 एंड द क्वेश्चन इज हिज हैबिट ऑफ डैश द पुअर इज डैम्ड बाय एवरीवन। अब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ, डैम मतलब होता है शिकायत करना, डैम मीन्स होता है निंदा करना, एन साइलेंट है, डैम ही पढ़ेंगे, एम के बाद आया हुआ एन साइलेंट हो जाता है। तो यह आप देखिए, लुक फॉर, लुक डाउन अपॉन, लुक इनटू, यानी फ्रेजल वर्ब है सभी। हिंदी याद होगा बनेगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। लुक फॉर V1 का मैं अर्थ लिखूंगा। लुक फॉर मीन्स सर्च फॉर होता है खोजना, फोरेज फॉर, लुक फॉर, सर्च फॉर का प्रयोग खोजना के अर्थ में करते हैं। लुक डाउन अपॉन निंदा करना या नीचा दिखाना, नीचा दिखाना या निंदा करना के अर्थ में हम लुक डाउन अपॉन का प्रयोग करते हैं। लुक इनटू मीन्स होता है
जांच पड़ताल करना। लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, और लुकअप मीन्स होता है तरक्की करना। अब एक चीज सीख लें, अगर लुकअप लिख के और एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया गया हो तो अर्थ हो जाता है खबरदार। खबरदार, किसी को चेताने के लिए लुकअप का प्रयोग होता है। तो हिज हैबिट ऑफ डैश द पुअर इज डैम्ड बाई एवरीवन, क्या होगा आप देखते ही अब बता देंगे, मीनिंग देखते ही कि आंसर बी होगा लुकिंग डाउन अपॉन। अब ऑफ लगा है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड ही आता है, इसलिए सब तो जेरंड ही है, मैंने रूल सीख लें कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड आता है एक्सेप्ट टू, यानी टू को छोड़कर। तो आपका आंसर हुआ बी। तो आज के इस क्लास में 25 फिलर आपने सीखा, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल और प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेजल वर्ब और कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिले। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।